नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद प्रकाश एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको लगातार समझ में आ रहे होंगे और आप उन्हें भली भांति देख भी रहे होंगे। और इसी कामना के साथ मैं एक बार फिर से आपके सामने इस वीडियो में हाजिर हूं और एक नया चैप्टर लेकर के आपके सामने आया हूं। और अपने इस चैनल में अपने 2 चैप्टर का अध्ययन कर लिया है। नंबर 1 अम्ल और क्षार, नंबर 2 कार्बन व उसके तत्व, उसके यौगिक। ठीक है, तो इन 2 चैप्टरों का अध्ययन अपने कर चुके हैं और मैं आशा करता हूं कि वो दोनों चैप्टर आपने अच्छी तरीके से देख लिए होंगे और उनको आप समझ रहे होंगे। और यदि कोई दिक्कत रहती है तो आप वीडियो को दूसरी बार या तीसरी बार भी देख सकते हैं। और हमें काम करने के लिए उत्साह तभी हमारा मजबूत होगा जब आप लगातार ये वीडियो देखते रहेंगे, जिसके कारण से हमारा जो काम करने का उत्साह है वो लगातार बना रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, यदि वीडियो आपको पसंद आता है शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी करवाइए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में इसको सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, तो आज अपने एक नए चैप्टर भोजन व मानव स्वास्थ्य के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ और ये पहला भाग है इस चैप्टर का। इसमें ये जो चैप्टर अपने आएगा वो 4 अंक का रहेगा। कितने अंक का रहेगा? 4 अंक का इसका निर्धारण है बोर्ड एग्जाम में। 4 नंबर का आएगा ये और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इस पाठ में से छोटे प्रश्न लगभग तय है और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आप उसे आसानी से तैयार भी कर लोगे। छोटा प्रश्न जैसे विटामिन है या फिर और कोई रोग है, इस पर एक प्रश्न आना इस पर पक्का तय है। 99.99% इस पर प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण चैप्टर है। सबसे पहले जैसे मैं आपको बता देता हूं, चैप्टर का नाम है भोजन व मानव स्वास्थ्य। तो जैसे नाम से ही क्लियर है कि भोजन और मानव स्वास्थ्य ये दोनों चीज आपस में बच्चों जुड़ी हुई हैं। अब यदि अपने भोजन करते हैं तो भोजन करने के लिए अपने को पता है कि भोजन जब करते हैं तो हमें उससे एनर्जी प्राप्त होती है। भोजन से क्या प्राप्त होती है? एनर्जी प्राप्त होती है और उस एनर्जी के दम पर ही हम कार्य कर पाते हैं। उस एनर्जी से हम क्या कर पाते हैं? कार्य कर पाते हैं। तो एनर्जी यदि अपने को नहीं मिलेगी तो हम आसानी से कार्य नहीं कर पाएंगे। तो उस एनर्जी के दम पर हम कार्य करते हैं, अतः भोजन करना अति आवश्यक है। और यदि व्यक्ति भोजन नहीं करेगा तो वो कुपोषण का शिकार हो जाएगा। और भोजन में भी पौष्टिक आहार होना अति आवश्यक है। भोजन ऐसा होना चाहिए जिसमें विटामिन हो और भोजन संतुलित होना चाहिए। भोजन कैसा होना चाहिए? संतुलित होना चाहिए। ठीक है, विटामिन हो और अच्छे अच्छे पोषक तत्वों की उसमें मात्रा भरपूर हो, इस प्रकार का भोजन संतुलित भोजन कहलाता है। तो वो भोजन अपने को लेना अति आवश्यक है। ठीक है, तो ये चैप्टर इसी पर आधारित है कि किस प्रकार के भोजन से हमारा स्वास्थ्य लगातार बना रह सकता है। और यदि भोजन में मिस्टेक हो जाती है तो आप देखते हो कभी पेट दर्द होने लगता है या कभी और कोई समस्याओं का सामना करने अपने को पड़ सकता है। ठीक है, जैसे जी घबराना है या फिर उल्टियाँ आना है, तो वो भोजन में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है जिसकी वजह से अपना जो शारीरिक संतुलन है वो गड़बड़ा जाता है और सारा मैटर गड़बड़ हो जाता है। तो भोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो भी किस प्रकार का कि भोजन संतुलित होना चाहिए। जिसमें संतुलित कैसे होगा कि जिसमें अच्छे अच्छे विटामिन हो, ठीक है, अच्छे अच्छे मिनरल हो, उसमें प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, वसा हो, ये भरपूर मात्रा में हो और एक निश्चित क्वांटिटी, उनकी जो मात्रा है वो निश्चित मात्रा में हो, वो भोजन क्या कहलाता है? संतुलित भोजन कहलाता है। तो चैप्टर का नाम जो है वो भोजन और मानव स्वास्थ्य है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो इसमें जो पहली हेडिंग है वो है संतुलित भोजन। पहली हेडिंग क्या है? संतुलित भोजन। तो संतुलित भोजन बच्चों क्या होता है, अभी मैं आपको बता के गया हूं। वह भोजन जिसमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व है, वह भोजन जिसमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व है, जैसे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, वसा, खनिज लवण और जल आदि भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, उसे संतुलित भोजन कहते हैं। वह भोजन जिसमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, ये सारी चीजें
भरपूर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में पाई जाती हैं, उसे क्या कहते हैं बच्चों? संतुलित भोजन कहते हैं। ठीक है, और संतुलित भोजन से ही व्यक्ति स्वस्थ रह पाता है, उसे कोई किसी प्रकार का रोग नहीं होता है, कोई बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ता है। तो संतुलित भोजन हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, तो ये हुआ संतुलित भोजन। अब देखो संतुलित भोजन के लाभ क्या क्या हैं, इसके क्या क्या फायदे हैं संतुलित भोजन करने के। संतुलित भोजन करने से पहला लाभ तो ये है कि अभी जैसे मैंने बताया कि इससे व्यक्ति का शरीर मजबूत बना रहता है। व्यक्ति का शरीर क्या बना रहता है? मजबूत बना रहता है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है, शरीर मजबूत रहता है। दूसरा, इस संतुलित भोजन को लेने से व्यक्ति में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। संतुलित भोजन लेने से व्यक्ति में क्या बढ़ती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी जिससे बीमारियों को लड़ने की जो पावर है वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। व्यक्ति के शरीर पर कोई भी प्रकार की बीमारी जल्दी से हावी नहीं हो पाती है, व्यक्ति बीमार कम पड़ता है, और बाहर के जो वायरस हैं जैसे अभी चल रहा है कोरोना वगैरह, ये जल्दी से उस पर असर नहीं कर पाते हैं। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता का ही कमाल होता है, और जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होगी, जिसमें ये चीज कम होगी, उस पर कोई भी प्रकार की बीमारी, कोई भी प्रकार का वायरस जल्दी ही हावी हो जाता है, जल्दी ही उस पर असर कर जाता है। ठीक है, तो वो होती है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। तो संतुलित भोजन ही व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट बात, दिमाग को स्वस्थ बनाता है और तेज बनाता है। संतुलित भोजन है वो दिमाग को स्वस्थ बनाता है, इसके साथ साथ दिमाग तेज भी बनाता है। जैसे बोलते हैं ना कि दिमाग अच्छा चलता है, इंटेलिजेंट है। ठीक है, और तो अच्छा भोजन लेगा तो दिमाग भी अच्छा चलेगा, तो दिमाग को तेज बनाता है और दिमाग को स्वस्थ बनाता है। स्वस्थ यानी तरोताजा, फ्रेश रहता है दिमाग, कोई भी नया कार्य करने के लिए उम्मीद रहती है, एक नया उत्साह रहता है, उल्लास रहता है कि अपने नया कार्य करेंगे। तो इस प्रकार का दिमाग होता है स्वस्थ। स्वस्थ दिमाग का मतलब ये है, ठीक है ना, यानी दिमाग फ्रेश रहता है, ऐसे नहीं आलस में नहीं रहता है। तो स्वस्थ और दिमाग को तेज बनाता है। अगला जो टॉपिक है वो है असंतुलित भोजन। अगला टॉपिक क्या है? असंतुलित भोजन। असंतुलित भोजन बच्चों वह भोजन होता है, यानी इसका उल्टा है जस्ट, वह भोजन जिसमें किसी भी पोषक तत्व की कमी हो, वह भोजन जिसमें किसी भी पोषक तत्व की कमी हो तो उसे असंतुलित भोजन कहते हैं। यानी ऐसा भोजन जिसमें पोषक तत्व नहीं पाए जाते हैं या पोषक तत्व की कमी रहती है, ऐसे भोजन को असंतुलित भोजन कहते हैं। ऐसे भोजन को कौन सा भोजन कहते हैं? असंतुलित भोजन। ये जस्ट इसका अपोजिट हो गया, जैसे ऊपर लिखा पड़ा है कि संतुलित भोजन में तो कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, खनिज लवण और जल, ये जो चीजें हैं ये पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, असंतुलित भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण और जल आदि भरपूर मात्रा में नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाएंगे। इसका मतलब वह किस प्रकार का होगा? असंतुलित होगा। भोजन कैसा होगा? असंतुलित। मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है एक लाइन में, लेकिन है उसका जस्ट अपोजिट। तो वो भोजन कैसा भोजन कहलाता है बच्चों? असंतुलित भोजन कहलाता है, जिसमें ये प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण ये पर्याप्त मात्रा में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो अगला जो टॉपिक है वो है कुपोषण। कुपोषण क्या है? कुपोषण का मतलब ये होता है कि जिस व्यक्ति का पोषण अच्छे ढंग से नहीं हो पाता है, यानी उसे पर्याप्त मात्रा में विटामिन, खनिज लवण और ये जो चीजें कार्बोहाइड्रेट, वसा, जल ये पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते हैं, अच्छे अच्छे मिनरल, विटामिन ये नहीं मिल पाते हैं, तो वह व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो जाता है। वह व्यक्ति किसका शिकार हो जाता है? कुपोषण का शिकार हो जाता है। तो इससे शारीरिक और मानसिक दोनों विकास प्रभावित होते हैं। कुपोषण का बड़ा नुकसान क्या है कि इससे व्यक्ति के शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी प्रभावित होता है। यानी शरीर है वो तो प्रभावित होता ही है, साथ साथ में मानसिक यानी दिमाग का विकास भी प्रभावित होता है, और उस व्यक्ति की सोच संकीर्ण हो जाती है और वो अच्छे ढंग से सोचने समझने की क्षमता भी कमजोर हो जाती है, क्षमता प्रबल नहीं रहती है, दुर्बल हो जाती है। तो इससे व्यक्ति का मानसिक विकास भी प्रभावित होता है और शारीरिक विकास भी प्रभावित होता है, यानी शरीर का जो विकास है वो भी अवरुद्ध ही हो जाता है एक प्रकार से।
तो वो होता है कुपोषण। अब इससे बहुत सारे रोग भी होते हैं, जैसे क्वाशियोरकोर, ठीक है, मेरेस्मस, ये जैसे आगे कई और रोग भी पड़ेंगे इनसे कनेक्टेड। वो रोग भी कोई विटामिन की कमी से होता है, कोई कुपोषण की कमी से, कोई जिसमें व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो जाता है तो उसमें भी कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। तो अलग अलग रोग भी इसमें आपने आगे पढ़ेंगे। और किसी को संतुलित भोजन नहीं मिलता है तो उसे भी कई प्रकार के रोग हो जाते हैं, ठीक है। नॉर्मल ये रोग होते हैं, पहले स्टार्टिंग में अपने को पता नहीं चलता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे इनमें विकास होने लगता है, धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं और ये एक बड़ा भयानक रूप ले लेते हैं, बड़ा वृद्ध रूप ले लेते हैं, ठीक है। तो इससे शारीरिक व मानसिक विकास दोनों प्रभावित होते हैं, ठीक है। और इससे लंबे समय तक भोजन में पोषक तत्वों की कमी रहती है। इससे लंबे समय तक भोजन में पोषक तत्वों की क्या रहती है, कमी रहती है। यानी मेन बात यह है कि कुपोषण में क्या होता है कि इसमें भोजन में लंबे समय तक पोषक तत्वों की कमी रहती है। यानी जो अपने भोजन लेते हैं उसमें पोषक तत्व है, जैसे मिनरल हैं, विटामिन्स हैं, खनिज लवण है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, ये लंबे टाइम तक अनुपस्थित रहते हैं। और इसी अनुपस्थिति के कारण व्यक्ति किसका शिकार हो जाता है, कुपोषण का शिकार हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है कुपोषण, ठीक है। अब देखो अगला जो टॉपिक है वो है विटामिन कुपोषण, जो मैंने यहाँ अंकित कर रखा है। लास्ट टॉपिक है इसका, विटामिन और कुपोषण, जो ये आप स्क्रीन पे देख रहे हो। तो ये लास्ट है इस स्क्रीन का टॉपिक, विटामिन और कुपोषण। विटामिन क्या होता है, विटामिन के कारण कुपोषण कैसा होता है कि विटामिन, सबसे पहले तो आपको ये जानना आवश्यक है कि विटामिन अपने भोजन का सूक्ष्म भाग है, अत्यंत आवश्यक रूप से भोजन में सूक्ष्म रूप से वो पाया जाता है। तो विटामिन भोजन के सूक्ष्म भाग होते हैं तथा किसी एक या अधिक विटामिन की कमी से अधिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। यानी एक विटामिन के कारण भी कोई रोग उत्पन्न हो सकता है या अधिक विटामिन के कारण भी कोई रोग उत्पन्न हो सकता है। किसी एक या अधिक विटामिन के कारण अधिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं और उनके लक्षण अपने को दिखाई देने लगते हैं। अब जैसे विटामिन के कारण कोई रोग हो जाते हैं तो फिर बाद में धीरे धीरे उनके लक्षण अपने को दिखाई देने लगते हैं। जैसे किसी में किसी प्रकार के लक्षण दिखते हैं, किसी में और अलग प्रकार के लक्षण दिखते हैं, किसी के शरीर पर चकत्ते बन जाते हैं, किसी के शरीर पर तो बताते हैं ना एलर्जी हो गई है और है, तो वो शरीर में जैसे बोलते हैं कि खून में कोई साफ नहीं है, खून साफ नहीं है, तो उसके कारण जैसे शरीर पर एलर्जी बनती है, दाने बनते हैं। तो इस प्रकार के जो अलग अलग प्रकार के लक्षण अपने को दिखाई देने लगते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये इसका बेस है, ये स्टार्टिंग का भाग है। अब देखते हैं आगे की चीज, ठीक है। तो यहाँ मैंने प्रमुख विटामिन की कमी से होने वाले रोग और उनके लक्षण नोट करके रखे हैं आपके सामने, जो बहुत ही महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है ये। इसमें आपको बच्चों ध्यान ये रखना है कि देखो ये ऐसी चीजें हैं कि आपके लिए भी ये कारगर है, 10वीं क्लास के लिए। रीट एग्जाम में भी ये चीज कारगर है, रीट एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन किए जाते हैं, प्लस इसके साथ साथ कंपटीशन एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन किए जाते हैं। कंपटीशन एग्जाम में इसके अलावा और कुछ नहीं आता, यही चीजें उठा करके पूछी जाती है 9th क्लास की, 10th क्लास की। तो कंपटीशन एग्जाम के लिए भी ये चीज बहुत ज्यादा कारगर है, उसमें भी इससे क्वेश्चन किए जाते हैं। तो मैंने हेडिंग लगा रखी है प्रमुख विटामिनों की कमी से होने वाले रोग और उनके लक्षण। ये जो सारणी आप अपने सामने स्क्रीन पे देख रहे हो, इस सारणी को आपको अच्छे ढंग से अच्छे तरीके से याद करना होगा कि कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है और क्या क्या उसके लक्षण रहते हैं। ये चीज आपको अच्छे तरीके से तैयार करनी पड़ेगी। तो देखो बच्चों, मैंने सारणी अंकित कर रखी है। क्रम संख्या में मैंने 6 पॉइंट लिए हैं, यहाँ विटामिन लिए हैं, ये रोग दिखाए हैं और आगे रोग के लक्षण भी लिखे हैं। तो इस पर क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। इस बार 2020 बोर्ड एग्जाम में जो अभी हुआ है हाल ही में, उसमें भी इसमें से एक क्वेश्चन आया है और इस पर पक्का प्रश्न आता है। देखो इस पार्ट में से पक्का प्रश्न आता है विटामिन में और इससे होने वाले रोग पर लगभग मानो कि 99.99% आप ये मानो कि पक्का क्वेश्चन इस पर किया जाता है, आप ये मान के चलो, ठीक है। तो इसमें रोग और रोग के लक्षण किसी भी प्रकार से घुमा फिरा करके इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। जैसे लक्षण दे दिया, मानो ये दे दिया कि किसी व्यक्ति को कम दिखाई देता है, रात में नहीं दिखाई देता या कम दिखाई देता, तो उसे कौन सा रोग होगा, तो उसे रोतोंधी रोग होगा। कौन सा रोग होगा, रोतोंधी रोग होगा। तो पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूं, फिर बाद में अपने इस पर बात करेंगे। तो देखो पहला लिखा है मैंने नंबर 1, पहला है क्रम संख्या में विटामिन ए।
विटामिन कौन सा है? विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से बच्चों रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी। ये आंखों से कनेक्टेड होता है, आंखों से संबंधित रोग है। यानी कम प्रकाश, यानी जिस पर प्रकाश कम हो, यानी अंधेरा हो, ऐसे कह सकते हैं। कम प्रकाश या रात में नहीं दिखाई देना, यानी ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कम प्रकाश होता है उस टाइम या रात में नहीं दिखाई देता है, तो उन्हें कौन से रोग के लक्षण होंगे? रतौंधी रोग के लक्षण होंगे। ठीक है, तो ये विटामिन ए की कमी से होता है रोग रतौंधी। कमी कौन सा है? विटामिन ए की कमी से। ठीक है, दूसरा देखो बच्चों, ये हो गया अपना पहला। दूसरा देखो थायमिन। दूसरा क्या है? थायमिन। ध्यान देना, इनके दोनों नाम याद रखना। थायमिन का दूसरा नाम B1, ये ऐसे भी पूछा जा सकता है। थायमिन का दूसरा नाम क्या है? B1। तो थायमिन या B1 की कमी से बेरी रोग होता है। थायमिन या B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। इसके बाद में आपको याद करने के तरीके भी बताऊंगा कि किस प्रकार से इस सारणी को याद किया जाए आसानी से, तो इसको आप अच्छे ढंग से तैयार कर पाओ और ये सारणी आप भूलो ना, ऐसे ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले अपने सिलेबस कर लेते हैं। थायमिन या B1 की कमी से बेरी रोग होता है। इसके लक्षण क्या हैं? बेरी रोग लक्षण: हृदय की धड़कन कम हो जाती है। अपने हृदय जो धड़कता है उसकी धड़कन जो कम हो जाती है, मानते हैं कि 1 मिनट में लगभग 72 या इसके आसपास धड़कना चाहिए, तो उसकी धड़कन है वो क्या हो जाती है बच्चों? कम हो जाती है। हृदय की धड़कन कम, पेशियां व तंत्रिकाएं कमजोर हो जाती हैं। जो पेशियां हैं और व्यक्ति की जो तंत्रिकाएं हैं वो क्या होने लगती हैं? कमजोर होने लगती हैं। तो वो मानो आप कौन से रोग के लक्षण हैं? बेरी रोग के लक्षण है। और कौन सी विटामिन की कमी से होता है? थायमिन या B1 की कमी से होता है। बात आ गई समझ में? थायमिन या B1 की कमी से ये रोग होता है। क्लियर कर लोगे ना? तीसरा, 2 हो गए। तीसरा देखो राइबोफ्लेविन। तीसरा है राइबोफ्लेविन, जिसका दूसरा नाम है राइबोफ्लेविन। तो इसका एक नाम हो गया, दूसरा नाम है इसका B2। दूसरा नाम क्या है? B2। इसकी कमी से राइबोफ्लेविनोसिस रोग हो जाता है। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? राइबोफ्लेविनोसिस रोग हो जाता है। ये इसकी कमी से होने वाला रोग है। और इसके लक्षण क्या है बच्चों? कि मुख के किनारों व होठों की त्वचा, यानी ये जो मुंह है अपने, इसके किनारे और होठों की जो त्वचा, आपने देखा होगा कि जैसे सर्दियों में होता है आमतौर पर ऐसा आपने, कि व्यक्तियों के होठ फट जाते हैं, तो मानो ये उसके लक्षण है। मुख के किनारे और होठों की त्वचा फट जाती है और स्मृति में कमी आने लगती है, यानी याददाश्त जो है व्यक्ति की वो कमजोर हो जाती है, स्मृति कम हो जाती है। और मुख के किनारे और होठ की त्वचा फट जाए तो आप समझो कि उसको कौन सा रोग हो गया? राइबोफ्लेविनोसिस रोग हो गया है। राइबोफ्लेविनोसिस रोग हो गया है। और किसके कारण होता है? राइबोफ्लेविन या B2 के कारण होता है। ठीक है, 3 हो गए। अगला देखो चौथा, 4 नंबर जो है वो नियासिन। विटामिन का नाम क्या है? नियासिन। विटामिन का नाम है नियासिन, जिसका दूसरा नाम है B3। 4 नंबर नियासिन या दूसरा नाम क्या है? B3। बहुत ही इंपॉर्टेंट सारणी है, दोबारा बता रहा हूं। नियासिन या B3। और इससे संबंधित रोग है पेलेग्रा। संबंधित रोग क्या है? पेलेग्रा। नियासिन या B3 से पेलेग्रा रोग होता है। लक्षण: जीभ व त्वचा पर पपड़ियां पड़ना। जीभ और जो त्वचा है, जैसे चमड़ी पर पपड़ी आ जाती है, ठीक है, तो त्वचा पर पपड़ी आती है और जीभ पर भी पपड़ी आ जाती है, तो वो मानो कौन सा रोग हो गया? पेलेग्रा रोग हो गया। तो ये नियासिन या B3 विटामिन की कमी से होता है। पेलेग्रा रोग किसकी कमी से होता है? नियासिन या B3 विटामिन की कमी से होता है। बात आ गई समझ में? ठीक है, अगला देखो 5 नंबर। 5 नंबर है एस्कोर्बिक अम्ल। 5 नंबर क्या है? एस्कोर्बिक अम्ल। एस्कोर्बिक अम्ल का दूसरा नाम विटामिन सी भी है। एस्कोर्बिक अम्ल का दूसरा नाम क्या है? विटामिन सी भी है। और इसके कमी होने से सक्करवी रोग हो जाता है। विटामिन सी के कमी होने से कौन सा रोग हो जाता है? एस्कोर्बिक अम्ल या विटामिन सी की कमी से सक्करवी रोग हो जाता है। और इससे मसूड़ों से खून आने लगता है और त्वचा पर चकत्ते बनने लगते हैं। मसूड़ों से खून आना और त्वचा पर चकत्ते, त्वचा पर निशान पड़ने लगते हैं, तो वो किसकी कमी से होता है? एस्कोर्बिक अम्ल यानी विटामिन सी की कमी के कारण होता है। ठीक है ना? तो ये हो गया 5वां। छठा देखो, 6 नंबर पॉइंट,
कैल्सीफिरोल। 6 नंबर पॉइंट है कैल्सीफिरोल, जिसका दूसरा नाम डी भी है। कैल्सीफिरोल का दूसरा नाम क्या है? डी भी है। ये विटामिन डी के कारण होता है और इससे संबंधित जो रोग है वो है बच्चों रिकेट्स। इससे संबंधित रोग कौन सा है? रिकेट्स। कैल्सीफिरोल या डी से संबंधित रोग है रिकेट्स। इसके लक्षण देखो, पैरों की हड्डियां मुड़ना, पैरों की हड्डियां मुड़ जाती हैं और घुटने पास पास आ जाते हैं। घुटने क्या हो जाते हैं? पास पास आ जाते हैं और पैरों की हड्डियां मुड़ जाती हैं। ऐसे लक्षण, इस प्रकार के लक्षण यदि आपको दिखाई दे तो आप मान लेना कि उसे कौन सा रोग है? रिकेट्स रोग है, जो कि कैल्सीफिरोल या विटामिन डी की कमी के कारण हुआ है। बात आ गई ना समझ में? ठीक है। इसमें से देखो, इस बार जो क्वेश्चन किया गया था वो पॉइंट नंबर 6 पर किया गया था। इस बार अब की बार जो 2020 बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन किया गया था वो 6 नंबर पर किया गया था। ये पूछा गया था कि कैल्सीफिरोल विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? कैल्सीफिरोल विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। तो ये प्रश्न अब की बार 2020 बोर्ड एग्जाम में अभी मार्च में जो एग्जाम हुआ है वो इसमें पूछा गया है। कैल्सीफिरोल की कमी से रिकेट्स रोग होता है। तो इस पर किसी भी प्रकार से सारणी पर घुमा फिरा के क्वेश्चन किए जा सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये सारणी आपको समझ में आ गई होगी और इसको आप तैयार करना अच्छी तरीके से। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 4 नंबर का चैप्टर है और आसान है, पढ़ने वाला चैप्टर है। ठीक है ना? तो अच्छे ढंग से पढ़ोगे। वीडियो आप 2 बार 3 बार देखोगे, इतने में ये चैप्टर तैयार हो जाएगा। ठीक है ना? वीडियो देखोगे ना 1 बार 2 बार 3 बार, इतने में चैप्टर आपको तैयार हो जाएगा। लेटे लेटे वीडियो देख सकते हो और आराम कर रहे हो तो भी आप वीडियो देख सकते हो, खाना खाते वक्त देख सकते हो, किसी भी टाइम आप टाइम निकाल के वीडियो देख सकते हो, जिससे चीज़ें आपको आसानी से क्लियर हो जाएगी। अब देखो, मैं आपको फिर बता देता हूँ इस पर। जैसे ये पूछ लिया बीच में से कि मुख के किनारों पर और होठों की त्वचा फट गई है, तो उसे कौन सा रोग है? तो राइबोफ्लेविनोसिस रोग है, जो कि B2 की कमी के कारण होता है। विटामिन B2 या राइबोफ्लेविन की कमी के कारण होता है। ये पूछ लिया कि त्वचा पर चकत्ते बन गए, तो उसे कौन सा रोग है? तो उसे रोग है सकरवी। त्वचा पर चकत्ते बनना सकरवी रोग है। किसकी कमी से होता है? एस्कोर्बिक अम्ल या विटामिन सी। ये दो नाम है इनके, ये भी ध्यान देना। देखो ब्रैकेट में सब के दो नाम है, यहाँ ए, फिर B1, B2, B3, फिर C और D, सब के दो नाम है। तो ये भी ध्यान देना। ये 6ठा पॉइंट अब की बार 2020 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, जिससे रिकेट्स रोग होता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसको अच्छे ढंग से क्लियर करना, इस सारणी को तैयार करना। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लूँगा आज की वीडियो में। और तब तक के लिए आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपके इस YouTube चैनल फिजिक्स टूल को शेयर कीजिए। और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक का बटन है उस पर ज़रूर लाइक कीजिए। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, ताकि हमारे काम करने का उत्साह लगातार इसी प्रकार से बना रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।